बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज वॉच। पाकिस्तान के हर सरकारी इदारे से करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं। हर इदारा तबाही के दहाने पे खड़ा है और आज हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि मुल्क इकोनॉमिक इमरजेंसी की जानिब बढ़ रहा है। आज हुकूमत भी जाग उठी है कि पाकिस्तान के माशी खतरात और पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब खतरा पैदा हो गया है कि अगर या तो बैरूनी इमदाद नहीं आती तो शायद हम कोलैप्स कर जाएं। आज इन हालात तक हमारे इदारे पहुंचे क्यों? क्या हमारे पीछे इस मौजूद पार्लियामेंट हाउस में मौजूद जो अरकान असेंबली जिसे हम और आप मुंतखब करके भेजते हैं, क्या इनका हक नहीं था? क्या इनका फर्ज नहीं था कि इस मुल्क को इस नहज तक न पहुंचने देते, बल्कि हर इदारे के अंदर ट्रांसपेरेंसी कायम करते, हर मामले को चलाने में शफाफियत होती? हमने देखा कि पिछली हुकूमतों में तो हम IMF के चुंगल से आजाद हो गए, लेकिन इस हुकूमत के दौर में एक बार फिर हम IMF के चुंगल में चले गए। और आज हालात ये हैं कि हुकूमत ने हाथ उठा लिए हैं और हुकूमत कहती है कि मामलात नहीं चल सकते। हम देखते हैं कि क्या इन ऐवानों में बैठे हुए लोग इन चैलेंजेस से निकल पाते हैं आसानी के साथ, या फिर आने वाले दिनों में हमें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले पूछेंगे अवाम से कि अवाम पर क्या गुजर रही है। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन उनके मसाइल को सुनने वाला कोई नहीं। पहले अवाम की सुनेंगे और उसके बाद इन ऐवानों में बैठे हुए उन लोगों से पूछेंगे जिन्हें हमने और आपने वोट देकर इन ऐवानों तक पहुंचाया है। क्या वो हमारी आवाज बने हैं? और क्या ये मुल्क जो कि 17 करोड़ अवाम का मुल्क है, क्या उनके मसाइल पर भी कोई बात हुई है? और अगर ये करप्शन खत्म नहीं होती तो हम किस जानिब बढ़ेंगे और किस तबाही की जानिब हम बढ़ रहे हैं? यही है वो सवाल। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे अवाम की जानिब। मिलियंस ऑफ रुपीस जो है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज उनको जो है ब्राइब करती हैं और उनके जरिए वो आपकी कीमतें बढ़वाते हैं। आपको वही प्रोडक्ट जो इंडिया में आपको 75 पैसा की मिल रही होती है वो 32 रुपीस में यहाँ पे कैसे करते हैं हम? और करप्शन की वजह से लोग चंद पैसे दे के रेटों को ऊपर नीचे कर लेते हैं और उसका असर हर गरीब आदमी पर पड़ता है। उससे वो मुतासर नहीं हो रहा जो करप्शन के पैसे लेके बाहर चला गया है, उससे वो बंदा मुतासर हो रहा है जिसने इस मुल्क में रहना है। करप्शन की मेन जड़ी महंगाई है। अगर महंगाई को ही कंट्रोल कर जाए तो करप्शन खत्म हो जाए। हमारे हाथ से वो सारे रिसोर्सेज छीन जाते हैं तो हमें मुश्किल तो होती है, और दूसरे कि हर इंसान महंगाई की वजह से परेशान। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है ना मतलब पिस रहे हैं इसमें। महंगाई करप्शन की वजह से है, बल्कि बहुत ज्यादा अब तो हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। करप्शन का तो ये आलम है कि किसी इदारे में भी आप चले जाएं, कोई भी इदारा आज से 20 साल पहले का आज के दौर से कंपैरिजन कर लें तो बगैर किसी पैसे के एक काम भी कोई करने को तैयार नहीं है। करप्शन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। जिंदगी में आसानी है ही नहीं किसी के लिए। अगर वो सहूलत से कोई काम अगर उसका हो जाए तो यकीनन वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। अगर एक आदमी लूट रहा है तो वो भी कोशिश करता है जाके दूसरे को लूटे। करप्शन से मसला ये हो गया है कि हमारे में क्राइम रेशो जो है इस वक्त शहर में भी है, मुल्क में क्राइम रेशो बढ़ रहा है और लोग जो है वो एक अजीब परेशानी के आलम में है। कोई मतलब किसी एक तो मतलब लोगों ने इस तरह से बढ़ गए हैं लोग उस पर कि कोई अपनी सियासी तंजीम में मना रहा है, कोई सड़कों पर निकल आ रहे हैं। मतलब एक अजीब हजानी कैफियत है लोगों के अंदर और ये मसला जो है मतलब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हुकूमत सिर्फ अपने सीट बचाने के चक्कर में लगी हुई है, ना करप्शन देख रही है ना कुछ देख रहा है। सिंपल जो हो रहा है बस चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है, अल्लाह तवक्कल चल रहा है। करप्शन तो इतना बढ़ गया है यहाँ की वो मार धाड़, एक दूसरे को आपस के अंदर लड़ना झगड़ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग बात परेशान बहुत हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी को करना बहुत मुश्किल है और हमारे जो अफसरान हैं या वजीर आजम साहब हैं उनके कानों पर जूनियरिंग थी। करप्शन के हवाले जो आप बात करते हैं, करप्शन के हवाले से प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने आप को जब तक ठीक नहीं करेंगे करप्शन ठीक नहीं हो सकता। करप्शन जो है एक बुनियादी फसाद की जड़ है सारी, उसकी वजह से माशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही हैं। बचपन से हम एक चीज पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं कि जैसे लोग होते हैं उन पे वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग हैं हम पे वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत हैं जो कि करप्ट हैं। आप देख लें हालात क्या है, हर आदमी एक टेंशन का शिकार है, हर आदमी एक परेशानी का शिकार है। किसी को कुछ समझ में नहीं आती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हुक्मरान जो है हमारे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हर शख्स जो है एक अपनी परेशानी में उलझा हुआ है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान स्टील्स, NICL, NLC, PIA, OGDCL,
वजारत मजहबी उमूर, ये हैं पाकिस्तान के वो चंद अहम तरीन इदारे जहां अपने अपने वक्तों की हुकूमतों ने मनपसंद और नाअहल लोगों को लगाया, जिन्होंने इन इदारों को इस नहज तक पहुंचा दिया कि आज इन इदारों को जितना भी सहारा दें, इनका संभलना मुश्किल हो गया है। किसी भी माशरे या मुल्क की तबाही के लिए इतना काफी होता है कि नाअहल और नालायक अफराद इस माशरे या इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए जाएं, और यही कुछ हुआ पाकिस्तान के इन मुख्तलिफ इदारों के साथ। नतीजा करप्शन, महंगाई और अवामी एहतजाज। लेकिन आज का अहम तरीन सवाल ये है कि इस बढ़ती करप्शन को आखिर रोकेगा कौन? देखिए, करप्शन का खात्मा वो करेगा जो सबसे पहले अपना एहतसाब करे। करप्शन क्यों होती है? जिस मुल्क में एहतसाब नहीं होता। एहतसाब किस मुल्क में नहीं होता? जिधर कानून की बालादस्ती नहीं होती, जिधर आपकी अदलिया आज़ाद नहीं होती और आपका एहतसाब जो है वो आज़ाद नहीं होता। पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस में पेशावराना उमूर और टेक्निकल शोबों में सियासी वाबस्तगी और ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए भर्तियां की गईं। इन आला सतह मुलाजमतों के लिए बेहतरीन इनफरादी किरदार, आला शख्सी मकाम, मकसदियत, बसीरत और अवाम की बहबूद के लिए दिए गए फंड्स का सही इस्तेमाल, निगरानी और मैनेजमेंट जैसी अहम तरीन शराइत शामिल हैं। देखें, सबसे पहले जो वजह बनी है करप्शन की, इन्होंने अपने ब्लू आइड लोग 12 अदारों में लगाए या 15 में लगाए। वो 15 के 15 अदारे उनके पास पैसे थे। EOBI में अरबों हजारों अरब रुपया था, और उन्होंने वो कर्जे जो अपने अकाउंट जो है ऐसे बैंकों में जमा कराए हैं जिनको हफ्ता 10 दिन भी जिन बैंकों को बने नहीं हुए, कमीशन लेके अकाउंट शिफ्ट कर रहे हैं। पास्को में 300-400 अरब रुपया डूब गया है। TCP में ये हो गया है। यही हाल जो है आपके सामने NIC का आ रहा है कि मिनिस्टरों के अकाउंट में बराह रास्त पैसे गए हैं। यही हाल जो है वो हमारा स्टील मिल में है, काला मियाँ के पीले जी या लाल जी, ये सब लोग वो हैं जो ब्लू आइड हैं, जिनके करप्शन में एक्सपीरियंस है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो दयानतदार ब्यूरोक्रेट्स है वो नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं, और एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन है, वो कहते हैं जी हमें अभी रिटायर कर दें, हमें प्रमोशन नहीं चाहिए। ये आलम आ गया है कि दयानतदार अफसर जो है वो प्रमोशन नहीं मांग रहा और रिटायर होने को तरजीह दे रहा है। पाकिस्तान में जो हमारा एक बजट है, बजट तकरीबन हमारा 1 ट्रिलियन रुपीस का होता है। उसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे इंटरनल रेवेन्यूज में जो डेफिसिट बनता है, तकरीबन जो करप्शन हेमरेजिंग के जरिए बनता है, वो कम से कम 500 अरब रुपए का होता है, जिसमें हमारे बड़े तमाम इदारे हैं, बड़ी कॉरपोरेशन हैं, जिसमें PIA है, रेलवेज है, पैपको है, पाकिस्तान स्टील मिल है। इसमें जो बैड गवर्नेंस है उसके जरिए जो हेमरेजिंग मुसलसल होती रही है वो अपनी जगह पर है। इसके अलावा FBR के जरिए जिस तरह हमारे यहाँ कस्टम्स के महकमे में जो चोरी है, जो हमारे यहाँ अफगान ट्रेड ट्रांजिट के जरिए लीगल स्मगलिंग हो रही है, जिसको सरकारी सरपरस्ती में या रियासत की सरपरस्ती स्मगलिंग कहा जा रहा है 30 साल से, उसमें जो नुकसानात पहुंच रहे हैं वो सारे अगर मिलाए जाएं और अगर वो पैसा किसी तरह गुड गवर्नेंस के जरिए हासिल कर लिया जाए तो यकीनन पाकिस्तान की माशी मुश्किलात हल हो सकती हैं। करप्शन का ताल्लुक गवर्नेंस से है, और अगर हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाते हैं, मिसाल के तौर पर आप ये सोचिए कि एक 22 ग्रेड के अफसर को आज भी तनख्वाह जो है वो 45,000 रुपए मिलती है। मैं ये समझता हूं कि 22 ग्रेड का एक जो ब्यूरोक्रेट है उसके घर में मुलाजमों की तादाद जो सरकार ने दी हुई है वो तकरीबन 20 है। 20 लोगों का जो खाना है अगर वो ब्यूरोक्रेट अपनी जायज हलाल आमदनी से 22 ग्रेड का अफसर देता है तो फिर वो उनको खाना भी नहीं खिला सकता प्रॉपर। उनके ड्राइवर हैं, गनमैन हैं, चपरासी हैं, माली हैं, खानसामे हैं, अर्दली हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। तो अगर इनके जाती मुलाजमीन की तादाद देख ली जाए और 45,000 रुपए तनख्वाह देखी जाए तो ये बात बखूबी समझ में आती है कि ये 45,000 रुपए में पूरा नहीं हो सकता। और मुझे ये बताया जाए, हमारे हुक्मरानों को ये बात न जाने क्यों समझ में नहीं आती कि जो सेक्रेटरी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उस पूरी मिनिस्ट्री का। दुनिया में किस जगह पर कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो 45,000 रुपए तनख्वाह में हासिल किया जा सकता है?
दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। और जब लोगों की जरूरियात पूरी नहीं होती, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, तो फिर वो करप्शन की तरफ जाते हैं और करप्शन फिर इतनी आगे चली जाती है कि फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती, कोई हदो हिसाब नहीं होता और फिर उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। और जब करप्शन ऊपर से शुरू होती है तो फिर वो नीचे तक जाती है। कौन सा महकमा है पाकिस्तान में, किसी एक महकमे का नाम बताएं जहां पर रिश्वत का बाजार गर्म नहीं है, जहां पर करप्शन नहीं है। किसको नहीं पता कि जो इवन पब्लिक डेवलपमेंट फंड्स जो हुकूमत जो हर साल देती है उसमें करप्शन होती है। सिर्फ 50% जो पैसा है वो तरक्याती कामों पर लगता है और 50% रिश्वतों की नजर होता है, वो ठेकेदार को, डिपार्टमेंट को, फाइनेंस को। बाकायदा रेट फिक्स है। तो अगर गवर्नेंस बेहतर हो, अगर रियलिस्टिक बुनियादों पर सैलरीज को प्रोवाइड किया, 7,000 रुपए इस मुल्क में मजदूर की तनख्वाह है। आप मुझे ये समझाइए कि 7,000 रुपए में एक आम फैमिली जो है, एक मियां, एक बीवी, 3 बच्चे और मां या बाप में से कोई एक अगर एक घर में रह रहा है और उसका जाती घर नहीं है। पाकिस्तान में कितने लोगों के जाती घर हैं और कितने गरीबों के जाती घर हैं जो 7,000 रुपए तनख्वाह है। उनको मकान का किराया भी देना है, उनको बच्चों की रोटी भी पूरी करनी है, बच्चों की स्कूलिंग भी है, बीमारी हारी भी है, बिजली और गैस के बिल भी है, चाहे वो आए ना आए। तो 7,000 रुपए में मैं नहीं समझता कि वो पूरे हो सकते हैं। और जब ये सारी चीजें, जरूरियात इंसान की बढ़ती हैं, अखराजात बढ़ते हैं, उसके ऊपर ये कमर तोड़ महंगाई जो है और मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, एक ऐसी सूरत हाल में बेहतर मईशत के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। और करप्शन को रोकने के लिए गुड गवर्नेंस का आपको सहारा लेना पड़ेगा। रियलिस्टिक बुनियादों पर आपको फैसले करने होंगे और माशी तरक्की में हर शख्स को अपना रोल प्ले करना होगा, वरना पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही के दाने पर खड़ा है।